ड्रग जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी वबा के तौर पे उभर रहा है पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे तरक्की पसंद ममालिक जो हैं, जिन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, जितनी उन्होंने तरक्की की है उतना ही उन मुल्कों में ये वबा बुरी तरह से फैल रही है। अगर आप अमेरिका में देख लेंगे 2/3 डेथ्स जो वहाँ पे हो रही है यूथ्स की, वो सिर्फ ड्रग की वजह से हो रही है, ओवरडोजेस की वजह से हो रही है। ये ड्रग है क्या और ये इससे कैसे हम मुतासिर होते हैं, ये ज़रूरी जानना है हमें। ड्रग जो हम यूजुअली जानते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, जिस्मानी तकलीफ़ है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर वहाँ पे उनको प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन, तो वो मेडिसिन जो वो लेता है वो भी ड्रग कैटेगरी में आता है। बट इसका जो यूज़ होता है, एक होता है फेयर यूज़, फेयर यूज़, मिस यूज़ और एब्यूज़। ये जो जब कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई इस्तेमाल करता है या जो डॉक्टर का नहीं कहा हुआ है, डॉक्टर के कहने के मुताबिक नहीं चलता है, तो उसके हिसाब से वो मिसयूज़ हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता चल के ये एक एब्यूज़ बन जाता है। ड्रग्स क्यों लेते हैं और क्या वजह क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे यूथ को, मुझे उम्मीद है कि जो ये इस वक्त मीडिया की टीम मेरे सामने बैठी है, ये मीडिया की टीम पूरी दुनिया को एजुकेट करती है। हमें यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस जितनी पब्लिक में हो उतना ही ये वबा ख़त्म हो जाती है। अवेयरनेस के हवाले से मैं बताता हूँ कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिन ड्रग्स का इफ़ेक्ट सीधे हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारी सोच पे पड़ता है और वो बुरी तरह से हमारी सोच को मुतासिर करता है। उससे हमारे जो सोचने समझने की ताकत होती है, जजमेंट की ये ताकत होती है, या किसी चीज़ को आंकने परखने की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। वजह क्या है कि एक ऐसा फ्लूइड दिमाग में जमा हो जाता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। डोपामिन की ज़्यादा मिकदार की वजह से दिमाग का बेशतर हिस्सा बेकार हो जाता है और नतीजा ये होता है कि इसके बिहेवियर पे भी असर पड़ता है, इसकी सोच पे भी असर पड़ता है और इसका दिमाग पूरी तरह से मुतासिर होकर एक ये हमारे सामने एक जिंदा लाश होती है। और ये जिंदा लाश ना तो कुछ सोच सकती है, ना ये हकीकत का सामना कर सकती है, ना ये दुनिया को देखना चाहती है। ये अपने तरीके से अपनी दुनिया बसाना चाहती है। जैसा कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम बोलते हैं हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस को लेके एक ऐसा इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट को हम बोलते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन की वजह से क्या होता है कि दुनिया से बिल्कुल कट जाता है इंसान। जो फिक्रें होती हैं, सोचें होती हैं, कुछ ये आसपास का जो कुछ इंसान दुनिया की कुछ ठोस हकाइक से जुड़ा हुआ होता है, उन हकाइक से मुंह मोड़ जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वो एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है और हम उसको देखते हैं कि ये तन्हाई पसंद इंसान बन गया। या फिर हम देखते देखते, आप देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फैमिली से लेकर सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन में अगर आप उसकी देख लेंगे रिकॉग्निशन, पहले तो फैमिली से कट जाता है ये, उसके बाद सोसाइटी से कट जाता है ये, कर्ज में डूब जाता है ये, बिल्कुल इसकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होती है, अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है, या फिर ये बिल्कुल वो पागलपन सा इस पर सवार हो जाता है। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इसको बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है ये एक सिग्नेटरी है कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है जनीवा वाला जो कन्वेंशन है, जनीवा वाले कन्वेंशन में नारकोटिक ड्रग्स पे पहला जो कन्वेंशन हो गया 1961 में, उसका भी सिग्नेटरी है। फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे कन्वेंशन हो गया 1971 में, उसका भी सिग्नेटरी है। फिर फाइनली जो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग या नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के खिलाफ जो लॉ बन गया, ये नतीजा किसका है? एक और कन्वेंशन हो गया 1988 में। और हमारे मुल्क में हमारा जो आईन है उसमें सेक्शन 47 जो हमारे आईन का है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उसमें क्लियरली स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि ऐसे लॉज तरतीब दे, ऐसे लॉज बनाए, ऐसी लेजिस्लेशंस करे जिन लेजिस्लेशंस के ज़रिए हम ये जहरीली इन चीज़ों पे काबू पा सकें और इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, ड्रग्स के साथ सख्ती से निपटा जाए। तो उसी को लेके और इन कन्वेंशंस के हवाले से 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बन गया 1985 में।
और वो एक्ट जो है, उस एक्ट का जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, आमतौर पे जो आम जुर्म होते हैं उन आम जराइम में हम देखते हैं कि जज या अदालत मान के चलती है कि कोई भी बंदा जो उनके सामने लाते हैं, कोई भी एक्यूज जो सामने लाते हैं, वो होता है बेगुनाह जब तक न कि वो गुनहगार साबित हो। लेकिन इस वाले जुर्म में अगर कोई पकड़ा जाता है कॉन्ट्राबैंड लेके, ड्रग लेके, वो बिल्कुल खतावार होता है तब तक जब तक न कि वो इनोसेंट साबित हो जाए। तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस वो भी बिल्कुल बाकी जराइम से अलग थलग है। तो इस किस्म की सख्ती इस एक्ट में है कि अगर इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से हम लागू कर पाएंगे ग्राउंड पे, तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से इस वबा पे काबू पा सकते हैं, इस वबा को अपनी सोसाइटी से दूर कर सकते हैं। तो बाकी रही बात जो हमारी जो है, हमारे काम से के हवाले से जो बात है, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। वी आर पेड फॉर दिस थिंग। हमारी जो ड्यूटी है, जो बेसिक ड्यूटी हमारी है, बेसिक ड्यूटी हमारी है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये एक ऐसा क्राइम है जो सोसाइटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, तो इंसानों के खिलाफ है। तो इस क्राइम को ख़त्म करने में हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमें तनख्वाह इसमें मिलती है। हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K हैं, उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं, जो मैसेजेस इन बरसों में, गुज़श्ता बरसों में हमारे पास आ गई। उनमें सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो ड्रग को है कि ड्रग को ख़त्म करिए, ड्रग्स फ्री बनाइए J&K को, ड्रग्स फ्री बनाइए अपनी सोसाइटी को। और इतना ही नहीं, हम यहाँ से एक मुहिम शुरू करके पूरी दुनिया के एम्बेसडर बन सकते हैं और हम इंसानियत के लिए ये काम कर रहे हैं। तो पुलवामा में एक ऐसी ये वबा थी, इसको बोला जाता था ये नारकोटिक बाउल है, ये NDPS बाउल है। NDPS बाउल के हवाले से ये मामला क्या था कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह हमें जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुदरती तौर पे भी बंग उगती थी और बंग को उगाया भी जाता था। साथ में जो ये दूसरा एक जो नारकोटिक सब्सटेंस है जो लोकली वहाँ पे उगाया जाता था, वो था फुक्की। फुक्की को वहाँ पे उगाया जाता था खसखस के लिए। लोग जानते थे कि इससे खसखस निकलता है, लेकिन जो ड्रग पेडलर्स ने इसको इंडस्ट्री बना लिया। इसका हर हिस्सा, फुक्की प्लांट का हर हिस्सा जो है वो नारकोटिक में आता है। तो इसको ये कूट काट के बेचते थे बिरून रियासत। तो एक धंधा चलता था, बहुत बड़ा धंधा था। तो इस धंधे से मुंसलिक बहुत सारे लोग थे। हमने क्विंटलों में ये ड्रग्स वहाँ पे रिकवर की। मैं आपको रेफरेंस पॉइंट एक दे दूँ, ये जो 2021 है, 2021 में तकरीबन हमने 26-27 क्विंटल फुक्की के बरामद किए और हमने इसमें बहुत सारे ऐसे मुजरिम गिरफ्तार किए जो मुजरिम बहुत ही बदनाम किस्म के मुजरिम थे और मिलते नहीं थे आसानी से। तो बड़ी मेहनत से उनको पकड़ा हमने, ट्रैकिंग उनकी की। ट्रैकिंग करने के बाद हमने उनको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए था। वो इस वक्त हमारी गिरफ्त में है, कानून की गिरफ्त में है। इस वक्त उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। दूसरी वबा ये थी कि बिरून रियासत, बाहर से कुछ मेडिसिन आते थे जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आते थे। ये जो कोडीन है या कोडीन से के साथ साथ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कुछ थे जो टैबलेट फॉर्म में थे या लिक्विड फॉर्म में थे, ये आते थे। एक तरीका ये था कि लीगल तरीके से लाते थे, कहीं से किसी जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे मंगा लिया, किसी ने अपने हिसाब से मंगा लिया। तो आगे चल के ये कहीं ना कहीं बच के निकलता था ड्रग्स डिपार्टमेंट से। तो ये जो ड्रग आता था उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये इलीगली करते थे। इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, ये ड्रग एक ऐसे इंसान के पास आ जाता था, एक बॉटल की कीमत 100 ml बॉटल की कीमत 41 रुपीज़ है या 37 रुपीज़ है, उसका MRP 141 है, 140 रुपीज़ है। लेकिन यही 140 रुपीज़ की या 41 रुपीज़ की ये जो बॉटल है वो 1000 रुपया में बेचता है। और ये ऐसा एक धंधा इन्होंने बना लिया था, रातों रात ये अमीर बनने के सपने देखते थे। रिसेंटली हमने एक केस वहाँ पे दर्ज किया और वो केस काफ़ी गहराई तक हम उसमें चले गए, उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ
ऐसे यूनिट्स भी आ जाएंगे जो यूनिट्स बीरून रियासत यूनिट्स हैं, जो ड्रग्स बनाते हैं। वो ड्रग्स तो लीगली बनाते हैं, लेकिन आगे चल के ये कहाँ कहाँ पे कैसे सर्कुलेट हो जाता है, कहाँ चला जाता है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न हमें फेस करना पड़ता है। ऐसे यूथ्स, अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी होगी, पुलवामा हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर साहब ने अपने फेसबुक पे एक अपडेट किया था, 10 साल का एक बच्चा ड्रग एडिक्ट है जो उसके ट्रीटमेंट में था। 10 साल का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है। आप जानते हैं कि अगर 10 साल का बच्चा एडिक्ट है तो 25 साल वाले का क्या हाल होगा, 30 साल वाले का क्या हाल होगा। इसमें कोई उम्र नहीं है। ड्रग एडिक्शन किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज में कोई ड्रग्स का कोई सहारा लेता है, उसमें हो सकता है। तो इस दिशा में हमने बड़ी मेहनत से काम किया। हमारे जो बॉसेस हैं, डीजीपी सर हैं, आईजीपी सर हैं, या डीआईजी सर हैं, या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहब हैं, तो उन्होंने इसमें बड़ी काफ़ी सख्ती से इस पे ताकीद की कि आप लोग इस पे काम करिए। हम ग्राउंड फॉर्मेशन में हैं। ग्राउंड फॉर्मेशन में जो लोग होते हैं उनको बड़ी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये जो ये ड्रग पेडलर्स हैं, ये बड़े शातिर होते हैं। इनको पकड़ना, इनको ट्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी को मिलिटेंसी के बाद कोई बड़ा खतरा है, वो सिर्फ ड्रग्स का खतरा है। ड्रग्स की वजह से क्या है कि ड्रग्स की वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। ड्रग्स की वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे दर्ज हो गए जिनमें ड्रग्स को कैश के बदले इस्तेमाल किया गया। अगर किसी के पास ड्रग है तो वो किसी भी जगह पे जाके कैश उसको कर सकता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो इंडस्ट्री है, मेडिसिन वाली इंडस्ट्री जो हमारी है, जो ड्रग इंडस्ट्री हमारी है, ड्रग इंडस्ट्री में हालांकि बड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी होगी, तभी जाके ठीक हो सकता है। इसमें अगर एक ही एजेंसी काम करती है तो एक एजेंसी के काम करने से क्या होता है कि काम पूरा नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि अवेयरनेस पैदा की जाए समाज में, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ड्रग्स का सहारा ना लें, हकायक का सामना करें और बच्चों पे नज़र रखें वो क्या कर रहे हैं, और खुद भी इन चीज़ों से बचें। जो भी दवाई लेनी हो वो डॉक्टर से पूछ के ले लें, डॉक्टर की नसीहत पे चलें, तो तभी जाके काम हो सकता है। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जो इस